आज के वीडियो में कॉकरोच अथवा तिलचट्टे पर दुनिया भर की संपूर्ण चीजें आपको समझाएंगे, जिसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कॉकरोच का सबसे पहले वर्गीकरण समझ लेते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, उपसंघ मैंडिबुलेटा, वर्ग इंसेक्टा, उपवर्ग टेरिगोटा, गण आर्थोपेटेरा, वंश पेरिप्लेनेटा और जाति होगी अमेरिकाना। तो देखिए, संघ जो आर्थ्रोपोडा है, क्यों आर्थ्रोपोडा है? क्योंकि इसमें खंड युक्त उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इसका संघ आर्थ्रोपोडा है। जो उपसंघ मैंडिबुलेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि एंटनी है, मैंडिबल्स है और जबड़े उपस्थित होते हैं। एंटनी, मैंडिबल्स और जबड़े पाए जाते हैं। और जो वर्ग इंसेक्टा है, तो शरीर जो होता है सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है, और इनके जो चलन पाद होते हैं वो 2 जोड़ी पंख होते हैं, इसलिए इंसेक्टा हो गया। और जो टेरिगोटा है, टेरिगोटा का मतलब है कि जीवन चक्र में कायांतरण पाया जाता है। और फिर आर्थ्रोपेटेरा जो है, यानी गण जो है, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और मुख उपांग जो होता है वो चबाने व पीसने के लिए बना होता है। जो वंश है पेरिप्लेनेटा, इसलिए वंश है इसका पेरिप्लेनेटा क्योंकि शरीर लंबा, चपटा, एंटनी लंबे, स्पर्श संवेदी, नर व मादा कॉकरोच को बाहर से पहचान सकते हैं आप देख करके। तो इस तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम होगा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। नाम क्या होगा जंतु वैज्ञानिक? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। चलिए अब स्वभाव और आवास को समझ लेते हैं। तो कॉकरोच को तिलचट्टा भी कहा जाता है, और तिलचट्टा या कॉकरोच प्रायः संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये ऐसे नम, गर्म व अंधेरे स्थानों में रहते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसीलिए ये रसोई घरों, गोदाम, होटल, हलवाई की दुकान, गुसलखानों व शौचालय तथा भूमिगत सीवर व नालियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर तथा सर्वाहारी प्राणी होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस होते हैं, तो रात्रिचर है, सर्वाहारी भी होते हैं। और दिन में ये अंधेरे स्थानों में छिपे रहते हैं, क्योंकि रात्रिचर हैं, रात्रि में ही निकलते हैं, इसलिए जब दिन होता है तो अंधेरे स्थानों में छिपे रहते हैं। रात में भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। रोटी, सब्जी, फल, तरकारी, मांस के टुकड़े व अन्य खाद्य पदार्थ इनके भोजन होते हैं। और इनके ना मिलने पर, यदि इनको ये भोजन नहीं मिलता है, तो ये कागज है, कपड़ा है, चमड़े का सामान है, यहाँ तक कि अपने मरे हुए साथियों को भी चट कर जाते हैं। अगर कोई कॉकरोच मर गया है तो उसको भी खा जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे घरेलू साज सामान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे देश में कॉकरोच की 4 प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। पहली जाति है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये अमेरिकन कॉकरोच होता है। दूसरी है पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई, ये ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच होता है। तीसरी जाति है ब्लैटा ओरिएंटेलिस, ये ओरिएंटल कॉकरोच होता है। और चौथी जाति है ब्लैटेला जर्मेनिका, तो जर्मन कॉकरोच होता है। तो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ओरिएंटल और जर्मन 4 प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। और आपको बता दें, कॉकरोच का शरीर लंबा, अंडाकार, चपटा और खंड युक्त होता है। यानी अगर इसके शेप, साइज और कलर की बात की जाए तो इसका शरीर लंबा, अंडाकार, चपटा और खंड युक्त होता है, सेगमेंटेड होता है। विश्रामा अवस्था में पृष्ठतल पंखों से ढका रहता है। जब ये बैठा रहता है तो इसका जो पृष्ठतल होता है, जिसकी पीठ होती है, वो पंखों से ढकी होती है। और वयस्क जो कॉकरोच होता है, जो मैच्योर कॉकरोच होता है, वो 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 1.2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कॉकरोच का अगर रंग देखा जाए तो इसका रंग चमकीला व लाल भूरा होता है। चमकीला लाल भूरा। वक्ष के पहले खंड को कैरापेस या प्रोनोटम कहा जाता है। जो इसका वक्ष का पहला खंड होता है, उस पहले खंड का नाम क्या है? प्रोनोटम है, या कैरापेस कहा जाता है।
इस पर दो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। दो काले धब्बे आप देख रहे हैं प्रोनेटम पर। ये जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इनके चारों ओर का जो रंग है वो हल्का भूरा होता है और पंख हटाने के बाद उदर भाग दिखाई देता है। अगर इसके पंख हटा दिए जाएंगे तो इसका उदर दिखाई देगा और इसका रंग हल्का भूरा पीला होता है, जो उदर का रंग होता है। और कॉकरोच जो होता है, ये इसका जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, यानी हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन में इसका तीन भाग, इसका पूरा शरीर तीन भागों में बटा हुआ होता है। सिर और वक्ष के बीच में एक छोटी और लचीली ग्रीवा या सर्विक्स पाई जाती है। जो इसका सिर है ये वाला और जो इसका वक्ष है, इसके बीच में एक छोटी सी ग्रीवा होती है, सर्विक्स होती है। और यह जो सर्विक्स होती है यह सिर को वक्ष से जोड़ने का कार्य करती है। कॉकरोच का सिर छोटा होता है, त्रिभुजाकार होता है या कह लीजिए कि नाशपाती के आकार का होता है और कुछ चपटा भी होता है। और सिर के दोनों तरफ या दोनों ओर एक एक बड़ा काला संयुक्त नेत्र पाया जाता है। यानी कॉकरोच में कैसे नेत्र पाए जाते हैं, कैसे आई होती हैं, कंपाउंड आई पाई जाती हैं। और कॉकरोच का शरीर 20 भ्रूणीय खंडों का बना होता है, यानी इसमें 20 भ्रूणीय खंड होते हैं। 6 सिर में और 3 वक्ष में तथा 11 उदर में पाए जाते हैं। सिर के जो सभी खंड होते हैं ये खंड आपस में जुड़ जाते हैं, समेकित होते हैं। तो आपस में जुड़े होने के कारण ये विखंडन यानी इनके खंड दिखाई नहीं देते हैं दूर से। वयस्क के उदर में केवल 10 खंड होते हैं। इनमें से भी मादा में पहले 7, नर में पहले 9 खंड ही स्पष्ट होते हैं। शेष छोटे होकर के यानी बाकी जो खंड है वो छोटे हो जाते हैं और अंतिम खंड में घुसे रहते हैं और जननी रचनाओं में बदल जाते हैं। जो जनन की रचनाएं होते हैं उनमें बदल जाते हैं। और 10वें खंड के जो पश्च छोर है उसमें गुदा द्वार पाया जाता है। अगर कॉकरोच के बाह्य कंकाल की बात की जाए तो कॉकरोच का बाह्य कंकाल शरीर पर मोटी एवं दृढ़ क्यूटिकल का आवरण बनाता है, मोटी और दृढ़ क्यूटिकल का आवरण। और अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, जल क्षति को रोकता है, जल हानि को रोकता है और पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान भी प्रदान करता है। और आपको बता दें कि अगर इसके उपांगों की बात की जाए, सिफेलिक अपेंडिक्स की बात की जाए, तो सिर पर एक जोड़ी बड़े व काले संयुक्त नेत्र होते हैं और इसके अतिरिक्त भी इनके और उपांग होते हैं। जैसे एक जोड़ी एंटेनी होती हैं जिनको श्रृंगिकाएं भी कहा जाता है। ए पेयर ऑफ एंटेनी पाई जाती हैं, यानी एक जोड़ी एंटेनी होती हैं। एंटेनी पतले होते हैं, बिल्कुल धागे जैसे होते हैं और ये गतिशील उपांग होते हैं जो स्पर्श, गंध एवं ताप उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। स्पर्श को, गंध को, ताप को ये बताते हैं कह लीजिए। और प्रत्येक एंटेनी अपनी ओर के या अपनी तरफ के संयुक्त नेत्र के निकट स्थित एंटिनल सॉकेट से निकलता है। जो एंटेनी है कहां से निकलता है, नेत्र या आंख के पास में एंटिनल सॉकेट से निकलता है। और यह कई छोटे छोटे पोडोमेर्स का बना होता है, कई छोटे छोटे पोडोमेर्स का। अगर इसके मुखांग की बात की जाए तो मुखांग में सिर के शेष उपांग मुख के चारों ओर स्थित होते हैं। जितने भी मुखांग होते हैं तो मुख के चारों तरफ स्थित होते हैं, उन्हें ही मुखांग कहा जाता है। और इनका कार्य भोजन को खोजकर उसे ग्रहण करना होता है या भोजन को कुतर कुतर कर खाना होता है। इसके अंतर्गत लेब्रम है, मैंडिबल है, प्रथम मैक्सिली है, द्वितीय मैक्सिली है, लेबियम है, हाइपोफेरिंक्स है। तो इन पर वीडियो यानी मुख उपांग पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित मैंने समझाया हुआ है। वो वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वक्ष उपांग की बात की जाए, थोरैसिक अपेंडिक्स की बात की जाए तो इसमें चलन टांगे होती हैं और कॉकरोच में वक्ष उपांग 3 जोड़ी टांगों के रूप में पाए जाते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। प्रत्येक वक्ष खंड में टांगों का एक एक जोड़ा होता है। हर एक खंड में वक्ष खंड जो होता है उसमें टांगों का एक एक जोड़ा पाया जाता है। और इस प्रकार कॉकरोच या अन्य कीटों में 6 टांगे होती हैं, 6। इसी कारण कीट को हेक्सापोडा भी कहा जाता है, यानी जो कीट वर्ग है इसको हेक्सापोडा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें 6 टांगे पाई जाती हैं और टांगों की सहायता से कॉकरोच तेजी से दौड़ सकता है। प्रत्येक टांग 5 पोडोमेर्स की बनी होती है। हर एक टांग जो है वो 5 पोडोमेर्स की बनी होती है।
और पोडोमेयर्स के अगर नाम पूछे जाएं क्रमशः कौन कौन से होंगे, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, तो ये क्या है, पांचों पोडोमेयर्स होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, पंख की अगर बात करें तो जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, काकरोच के वक्ष भाग में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इनका पहला जोड़ी मीसोथोरेक्स तथा दूसरा जोड़ी मेटाथोरेक्स के टरगाइड्स के अग्र पार्श्व या एट्रोलेटरल तल से जुड़ा रहता है। अब यदि काकरोच के उदर उपांग की बात की जाए, एब्डोमिनल अपेंडिक्स की बात की जाए, तो उदर के खंडों पर पार्श्व उपांग नहीं पाए जाते हैं, पार्श्व में उपांग नहीं होते हैं, लेकिन नर व मादा दोनों में अंतिम खंड पर यानी 10वीं टरकाइड के पिछले छोर पर एक जोड़ी बहुखंडीय गुदलूम होते हैं, एक जोड़ी बहुखंडीय गुदलूम पाए जाते हैं या एनल सेरकाई पाए जाते हैं, और इन पर संवेदी रोम होते हैं, महीन संवेदी रोम पाए जाते हैं जो ध्वनि उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ध्वनि उद्दीपनों को। अगर श्वास रंध्र की बात करें तो काकरोच के शरीर पर 10 जोड़ी दरार सदृश छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है या स्पाइरकल्स कहा जाता है या स्टिग्मेटा कहा जाता है। स्पाइरकल्स या श्वास रंध्र आप बोल सकते हैं। और इनमें से 8 जोड़ी उदर के प्रथम 8 खंडों में होते हैं, 2 जोड़ी वक्ष में स्थित होते हैं। यदि काकरोच के परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो काकरोच का परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है या लेक्यूनर प्रकार का पाया जाता है, ओपन प्रकार का पाया जाता है, और इसमें बहने वाला पदार्थ रुधिर लसिका कहलाता है अथवा हीमोलिम्फ कहलाता है। जो इनमें रुधिर बहता है उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है या रुधिर लसिका कहा जाता है। काकरोच के रुधिर में हीमोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जो इसके रुधिर होता है उसमें हीमोसाइट कोशिकाएं होती हैं, और काकरोच का हृदय सकरा नलिकाकार होता है और 13 कोष्ठों वाला होता है, 13 कोष्ठों वाला, तथा माला के दानों के समान होता है, कभी कि मोतियों के समान होता है। काकरोच के मुखांग कर्तन या चवर्णक प्रकार के होते हैं। काकरोच यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ निकालता है, इसीलिए काकरोच जो होता है यूरिकोटिलिक होता है। ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटिलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल तथा सोडियम व पोटेशियम के यूरेट काकरोच के उत्सर्जी पदार्थ हैं। यूरिक अम्ल है और सोडियम व पोटेशियम के यूरेट हैं, ये काकरोच के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एक एक पॉइंट को। और काकरोच में कई संरचनाएं उत्सर्जन में सहायक होती हैं, जैसे मेलपिघियन नलिकाएं जो होती हैं या मेलपिघियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये रुधिर लसिका से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में अलग कर देती हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिक अम्ल होता है इसको रुधिर लसिका से अलग कर देती हैं। कौन? तो मेलपिघियन नलिकाएं। फिर दूसरा है वसाका या फैट बॉडीज, तो इनमें माइसिटोसाइट्स, यूरेट्स कोशिकाएं, ओइनोसाइट्स और ट्रोफोसाइट्स पाई जाती हैं। जो नेफ्रोसाइट्स हैं इनमें उत्सर्जी पदार्थों से यूरिक अम्ल का संश्लेषण करती हैं, ये उत्सर्जी पदार्थों से। और जो क्यूटिकल है इस पर नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाता है। और जो यूरिकोज ग्रंथियां हैं ये ग्रंथियां हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनी पदार्थ ग्रहण कर यूरिक अम्ल का संश्लेषण करती हैं। और आपको भी मैंने पहले बताया ही है कि काकरोच में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं या कंपाउंड आई पाई जाती हैं, और नेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेत्रांशक होती है। अगर पूछा जाए कि नेत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है काकरोच की, तो नेत्रांशक होती है, या इसे ही ओमेटिडियम कहा जाता है। ओमेटिडियम। काकरोच में श्वसन श्वास नाल या कह लीजिए ट्रैकिया द्वारा होता है। इनमें श्वसन कैसे होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा होता है या श्वास नाल के द्वारा होता है। फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि नर काकरोच में पाई जाती है। एलरी पेशियां जो होती हैं काकरोच के हृदय से संबंधित होती हैं। एलरी पेशियां, पूछा जाए एलरी पेशियां किससे संबंधित हैं, तो काकरोच के हृदय से संबंधित होती हैं। मादा काकरोच में अंड प्रवार का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओथिस का होता है, और कीलोटीरियल ग्रंथियां द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कीलोटीरियल ग्रंथियों के द्वारा। काकरोच में जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण
कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए काकरोच में जुवेनाइल हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, तो कार्पोरा एलेटा के द्वारा होता है। अगर ये पूछा जाए कि कार्पोरा एलेटा के द्वारा किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो बताएंगे जुवेनाइल हार्मोन का होता है। और ये हार्मोन वृद्धि एवं कायांतरण में सहायता करता है या सहायक होता है। काकरोच में अग्रवक्षीय ग्रंथियां या प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, निर्मोचन हार्मोन स्रावित करते हैं। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? जो अग्रवक्षीय ग्रंथियां होती हैं, प्रोथोरैसिक जो ग्लैंड्स होती हैं, ये निर्मोचन हार्मोन स्रावित करते हैं, मॉल्टिंग हार्मोन का स्रावण करते हैं। काकरोच की लार या स्लाइवा में डायस्टेस नामक एंजाइम मिलता है। डायस्टेस नामक एंजाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टोमोडियल वाल्व, जो स्टोमोडियल वाल्व है, ये पेसड़ी व मध्य आंत्र के बीच में यानी गिजार्ड और मिड इंटेस्टाइन के बीच में एक पीले रंग का पदार्थ स्रावित करती है। यानी जो मादा काकरोच होती है, ये एक पीले रंग का कामोत्तेजक पदार्थ स्रावित करती है और उसी पदार्थ के कारण जो नर होता है इसकी तरफ आकर्षित होता है और उस पदार्थ को फेरोमोन कहा जाता है। फेरोमोन क्या है? तो जो मादा काकरोच होता है, ये एक कामोत्तेजक पदार्थ को स्रावित करता है और उसी पदार्थ का नाम फेरोमोन होता है। काकरोच में निम्फ लार्वा पाया जाता है। अगर पूछा जाए काकरोच में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो काकरोच पे निम्फ लार्वा पाया जाता है। चलिए अब काकरोच का जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप काकरोच को समझा देते हैं। लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये एक लिंगी प्राणी होता है अथवा यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। यही नहीं, इसमें लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। यानी एक लिंगी प्राणी है और लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि नर काकरोच को आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये नर है या मादा है। तो चलिए सबसे पहले नर जनन तंत्र अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप काकरोच के बारे में जान लेते हैं। चलिए अब नर जनन अंग कौन कौन से इसमें आते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। तो पहला है एक जोड़ी वृषण, फिर दूसरा एक जोड़ी शुक्र वाहिनियां, अगला एक एग्जैकुलेटरी वाहिनी, एक मशरूम ग्रंथि, फैलिक या कांग्लोवेट ग्रंथि होती है और अंतिम है गोनापोफिसिस। तो इतने सारे नर काकरोच के जननांग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। चलिए इन सब को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है वृषण अथवा टेस्टिस। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इनका एक जोड़ा उदर के चौथे, पांचवे व छठे खंड में पाया जाता है। चौथे, पांचवे और छठे खंड में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। ये वाली जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाली टेस्टिस होती हैं। और ये जो चौथे, पांचवे और छठे खंड हैं, इन खंडों में टर्गल प्लेट जो होती हैं, टर्गल प्लेटों के एकदम पीछे दोनों पार्श्वों में स्थित होते हैं, दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण अथवा टेस्टिस में 3 अथवा 4 पालियां होती हैं। 3 अथवा 4 लोब्स पाए जाते हैं, पालिया कहो चाहे लोब्स कहो, पाए जाते हैं। और इनकी प्रत्येक पाली में कई छोटी छोटी थैली सदृश पालिकाएं या पुटिकाएं अथवा लोब्यूल्स या वेसिकल्स पाई जाती हैं। तो हर एक वृषण में, जैसे ये वाला वृषण देखिए, तो इसमें 3 अथवा 4 लोब्स पाए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, गिनिए कितने लोब्स हैं, 1 2 3 4, 4 लोब्स पाए जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे वाले में भी है। तो प्रत्येक वृषण में इसीलिए कहा गया 3 या 4 लोब्स अथवा पालियां पाई जाती हैं। और इनकी प्रत्येक जो पाली होती है, प्रत्येक जो लोब्स होते हैं, उन लोब्स में छोटी छोटी थैली जैसी अनेक संरचनाएं आपको दिख रही हैं, अनेक पुटिकाएं दिख रही हैं, जिन्हें वेसिकल्स आप कह सकते हैं या लोब्यूल्स आप कह सकते हैं। और प्रत्येक पुटिका गोल तथा लगभग सफेद या अर्ध पारदर्शी होती है। जो छोटी छोटी सी इसमें पुटिकाएं आपको गोल जैसे दिख रही हैं, रिंग जैसी दिख रही हैं, ये लोब्यूल्स अथवा वेसिकल्स हैं। और ये जो पुटिकाएं होती हैं या वेसिकल्स होते हैं, ये लगभग में सफेद अथवा अर्ध पारदर्शी होती हैं और महीन नलिका के द्वारा शुक्र वाहिनी में खुलती हैं, अथवा कह लीजिए कि वायस डिफरेंशिया में
खुलती हैं। युवा जो काकरोच होता है, युवा काकरोच के वृषण बड़े बड़े होते हैं और शुक्राणुओं से भरे रहते हैं, लेकिन जो प्रौढ़ काकरोच होता है, जो वयस्क काकरोच होते हैं, इनमें ये क्षीण होने लगते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर दूसरी हेडिंग है शुक्रवाहिनियां, यानी दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होगा, वैस डिफरेंशिया। तो शुक्रवाहिनियां एक जोड़ी अत्यंत महीन नलिकाएं हैं। ये जो टेस्टिस थी, इन्हीं से देखिए निकली हुई हैं, इनके अंदर भी होती हैं। इन्हीं से निकली हुई जो महीन नलिकाएं आप देख रहे हैं चित्र में, यही शुक्रवाहिनियां हैं अथवा वैस डिफरेंशिया हैं। तो शुक्रवाहिनियां एक जोड़ी अत्यंत महीन नलिकाएं होती हैं और ये वृषण के अंदर उसकी पूरी लंबाई में स्थित होती है। जो ये वृषण हैं, इन वृषण के पूरी लंबाई में भी इसके अंदर भी स्थित होती हैं और इनके पिछले छोर से बाहर निकलती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, इनके पिछले छोर से ये बाहर की ओर निकली हुई हैं और दोनों ओर की शुक्रवाहिनियां या दोनों ओर की वैस डिफरेंस जो होती हैं, ये पीछे एवं अधर तल की ओर बढ़ती रहती हैं, नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं और शरीर के पिछले भाग में पहुंचकर भीतर एवं आगे की ओर मुड़ जाती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये बिल्कुल यू आकार बना लेती हैं, यू आकार ग्रहण कर लेती हैं या बना लेती हैं और अंत में दोनों वाहिनियां कुछ ऊपर उठकर ये जो मशरूम ग्रंथि आप झालर जैसे देख रहे हैं, इसको मशरूम ग्लैंड कहा जाता है, गुच्छे जैसी जो आपको दिख रही है। तो मशरूम ग्रंथि के नीचे एग्जिकुलेटरी वाहिनी में खुलती हैं या एग्जिकुलेटरी डक्ट में खुलती हैं। फिर अगला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्खलन या एग्जिकुलेटरी वाहिनी अथवा एग्जिकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। यह मोटी, पेशीय तथा कुंचनशील वाहिनी होती है। कैसी है? मोटी है, पेशी है और कुंचनशील वाहिनी है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, जो दोनों शुक्र वाहिनियों के सम्मिलन से बनती है। यानी जहां पर दोनों शुक्र वाहिनियां मिल रही हैं, उन्हें मिलने से ये बनती है। और यह जो कहां पर है, किस खंड में? तो लगभग में 10वें खंड तक फैली रहती है। 8वें खंड से 10वें खंड तक फैली रहती है। यानी 10वें खंड में यह नर जनन छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। फिर अगला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मशरूम ग्रंथि। ये जो गुच्छे जैसी दिख रही है मशरूम ग्रंथि है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है और इसको अलग से चित्र हम दिखा रहे हैं बड़ा करके। ये देखिए, ये है मशरूम ग्रंथि, यानी काकरोच की मशरूम ग्रंथि है ये। और दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, दोनों ओर की जो वैस डिफरेंशिया होती हैं, इनके मिलने के स्थान पर एक सफेद रंग की सहायक ग्रंथि अनेक छोटी छोटी थैली सदृश रचनाओं में घने गुच्छों के रूप में होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये गुच्छे जैसी होती है, इसी कारण इसको मशरूम ग्रंथि कहा जाता है या मशरूम ग्लैंड कहा जाता है। और इसकी ग्रंथि नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली नलिकाएं जो हैं पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, ये लंबी परिधीय नलिकाएं कहलाती हैं, ये बाहर की तरफ होती हैं। और दूसरी जो नलिकाएं हैं, जिन्हें केंद्रीय नलिकाएं कहा जाता है अथवा सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, ये मध्यवर्ती भाग में आगे की ओर छोटी होती हैं। और इसके बाद तीसरी जो नलिकाएं हैं, ये मध्यवर्ती भाग में केंद्रीय नलिकाओं के पीछे की ओर छोटी एवं गुब्बारे सदृश गोल फूली हुई धब्बेदार नलिकाओं के रूप में आपको दिख रही हैं। चित्र में आप देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये गुब्बारे जैसी गोल फूली हुई धब्बेदार जो नलिकाएं दिख रही हैं, ये शुक्राशय अथवा सेमिनल वेसिकल्स बनाती हैं। और शुक्राशयों में शुक्राणु संचित रहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, जो शुक्राशय होते हैं उसमें शुक्राणु इकट्ठा रहते हैं, संचित रहते हैं। और छोटी केंद्रीय नलिकाएं शुक्राणुओं को चिपकाने के लिए चिपचिपा तरल स्राव करती हैं। जो छोटी केंद्रीय नलिकाएं हैं, इनमें से ये क्या करती हैं, जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या कार्य करती हैं, ये एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित करती हैं ताकि शुक्राणु उससे चिपके। फिर अगला है कांग्लोबेट ग्रंथि। जो कांग्लोबेट ग्रंथि है, या स्खलन या एग्जिकुलेटरी वाहिनी या एग्जिकुलेटरी डक्ट के नीचे एक लंबी व पत्ती के आकार की चपटी ग्रंथि होती है और इसको कांग्लोबेट अथवा फैलिक ग्रंथि भी कहा जाता है। चाहे आप कांग्लोबेट ग्रंथि कहें, चाहे फैलिक ग्रंथि कहें। और नर जनन छिद्र के समीप ही बाएं फैलोमियर के पास इसका छिद्र होता है। जो बाएं फैलोमियर है, इसके पास में ही इसका छिद्र होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। फिर अगला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गोनापोफिसिस। तो शरीर के पिछले छोर पर नर जनन छिद्र के चारों ओर
काइटिन की बनी 3 जोड़ी असममित रचनाएं होती हैं, जिनको गोनापोफिसिस अथवा फैलोमेयर्स कहा जाता है। चाहे गोनापोफिसिस कहिए चाहे फैलोमेयर्स कहिए, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये हैं फैलोमेयर्स। और ये सहायक जनन अंग होती हैं जो मैथुन में सहायता करती हैं। चलिए गोनापोफिसिस के सभी भागों को अलग करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये अलग करके दिखाया गया है। इसमें नर के गोनापोफिसिस हैं। ये जो पहला चित्र है ए वाला, ये अधर फैलोमेयर्स है। जो बी वाला है बाया फैलोमेयर है। जो सी वाला है दाहिना फैलोमेयर है। तो इनको समझ लेते हैं। इनमें से पहला है दाहिना फैलोमेयर्स या राइट फैलोमेयर्स, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है राइट फैलोमेयर्स और इसकी रचना जटिल होती है। इसका अगला भाग काइटिन की 2 आमने सामने स्थित प्लेटों का तथा पिछला भाग एक चपटे व कठोर प्लेट नुमा कंटक पाल या सेरेट लोब का बना होता है। और कंटक पाल के पिछले किनारे पर आरी के समान छोटे छोटे दांत होते हैं, जैसा कि आपको इस बड़े चित्र में दिख रहा है। इसमें आरी के समान दांत होते हैं। इसको मैंने उस चित्र से निकाल करके बड़े चित्र के रूप में आपको दिखाया हुआ है। तो सिरे पर 2 बड़े दांत और आधार पर एक बड़ा कांटा या हुक भी पाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि ये ऑप्सिंग प्लेट्स हैं, ऑप्सिंग प्लेट्स, और इधर वाला ये हुक है और ये सेरेट लोब्स कहलाते हैं या कंटक पाल कहलाते हैं। फिर दूसरा है बाया फैलोमेयर्स या लेफ्ट फैलोमेयर्स। बड़े चित्र में देखिए, ये है लेफ्ट फैलोमेयर्स और यह अनियमित आकार की प्लेट है जिससे 4 प्रवर्ध निकले रहते हैं। पहला प्रवर्ध है टिटिलेटर। पहला प्रवर्ध क्या है? टिटिलेटर। ये जो लंबा से दिख रहा है, इस अलग से चित्र में आप देखिए, ये टिटिलेटर है। ये बाईं ओर होता है, लंबा सा होता है और इसी पर हुक लगा होता है। फिर दूसरा है स्यूडोपेनिस। तो स्यूडोपेनिस में क्या होता है कि ये लंबा होता है, उसका पिछला सिरा जो होता है फूला होता है। ये वाला जो भाग है ये स्यूडोपेनिस है और इसका पिछला सिरा देखिए फूला हुआ है, फूल जैसे दिख रहा है। फिर अगला है एस्पेरेट पाल। जो एस्पेरेट पाल है ये छोटी व कोमल होती है। एस्पेरेट पाल कैसी है? छोटी व कोमल होती है। और आपको बता दें, इसमें देखिए आगे की तरफ कांटे जैसी संरचनाएं भी दिख रही हैं और इसी पर एक छोटा कंटक भी होता है, इसलिए कांटे जैसी संरचना इसमें दिखती हैं। फिर इसी में अगला ये वाला भाग है एक्यूटोलोब। तो ये सबसे दाहिनी ओर होता है और इस पर बड़ा सा हुक आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा हुक होता है। तो ये बाया फैलोमेयर्स जो है इसके भाग हो जाएंगे। फिर अधर फैलोमेयर्स यानी वेंट्रल फैलोमेयर्स ये वाला है। और वेंट्रल फैलोमेयर्स जो होता है यह दाहिने फैलोमेयर्स के ठीक पीछे भूरे रंग की चपटी प्लेट के रूप में होता है और नर जनन छिद्र इसी पर स्थित होता है, या मेल जेनाइटर पोर इसी पर, जो वेंट्रल फैलोमेयर्स होता है इसी पर स्थित होता है। चलिए अब नर जनन तंत्र की कार्यकी को समझ लेते हैं, अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जान लेते हैं। तो जो वृषण है अथवा जो टेस्टिस है, इसकी पुटिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसकी जो पुटिकाएं होती हैं उनमें शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु केवल युवा काकरोच में ही बनते हैं, जो युवा काकरोच होते हैं। जब इनकी वयस्क अवस्था आती है तो वयस्क अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वृषण इनका निष्क्रिय हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव हो जाता है और शुक्राणुओं का निर्माण भी रुक जाता है। परिपक्व जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्र वाहिनियों के द्वारा मशरूम जो ग्रंथि होती है, जो मशरूम ग्लैंड होती है, उसमें पहुंचाए जाते हैं और मशरूम ग्रंथि की परिधीय नलिकाओं में शुक्राणु संचित रहते हैं या इकट्ठा रहते हैं। इसकी छोटी नलिकाओं के द्वारा स्रावित चिपचिपे तरल द्वारा शुक्राणु परस्पर चिपक कर बंडल सा बना लेते हैं और इनको शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, काकरोच का शुक्राणु या स्पर्मेटोफोर है। ये कौन सा चित्र है? पहला वाला। ये काकरोच का शुक्राणु है अथवा कह लीजिए स्पर्मेटोफोर है। और जो बी वाला है ये इसी काकरोच के शुक्राणु की अनुप्रस्थ काट है, या कह लीजिए स्पर्मेटोफोर की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। और सामान्यतः एक वृषण के शुक्राणु जो होते हैं वे एक शुक्राणुधर का निर्माण करते हैं और प्रत्येक शुक्राणुधर पर नाशपाती के आकार का एक खोल होता है या कैप्सूल होता है। यह खोल मशरूम ग्रंथि अथवा स्खलन वाहिनी की दीवारों के स्राव से बनता है और
मैथुन के समय स्पर्मेटोफोर नर जनन छिद्र में से निकलकर मादा में पहुंचता है। चलिए अब काकरोच का मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा देते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय अथवा ओवरीज आती हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनियां अथवा ओविडक्ट्स आती हैं, गर्भाशय, योनि, एक जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं, एक जोड़ी कोलेट्रियल ग्रंथियां आती हैं, एक जोड़ी स्पर्मेटिकी तथा बाह्य जननांग आते हैं। चलिए इन सब को चित्र के माध्यम से एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है अंडाशय अथवा ओवरीज। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, मादा काकरोच में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं अथवा एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती हैं, यानी 2 ओवरीज पाई जाती हैं। और ये किस खंडों में स्थित होती हैं? तो ये उदर में तीसरे खंड से लेकर के 7वें खंड तक स्थित होती हैं। आप 4 से भी कह सकते हैं कि 4 से 7 तक, या तीसरे खंड से 7वें खंड तक आहार नाल में इधर उधर पाई जाती हैं। इधर उधर का मतलब ये हुआ कि जो आहार नाल है उसके एक किनारे पर एक और दूसरे किनारे पर दूसरी पाई जाती है, इसलिए कहा गया पार्श्व में स्थित होती हैं। और ये हल्के पीले रंग के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? येलोइश कलर होता है और वसाकाय में दबे हुए रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय अथवा ओवरी 8 ओवेरियन नलिकाओं अथवा ओवेरियोल्स का बना होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, हर एक जो अंडाशय है, हर एक जो ओवरी है, ये 8 ओवेरियन नलिकाओं का बना होता है। इसमें जो नलिकाएं हैं ये 8 नलिकाएं होती हैं और इनको ओवेरियन नलिकाएं कहा जाता है या ओवेरियोल्स भी कहा जाता है इनको। और जो ओवरी है इसको पूरी ओवरी को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग इसमें किए गए हैं। पहला अवलंबन तंतु होता है। पहला जो फिलामेंट है, जिसको फिलामेंट लिखा गया है, ये फिलामेंट या अवलंबन तंतु है। ये आगे की ओर सबसे होता है, सबसे आगे की तरफ धागे जैसी महीन संरचना होती है और ये अपने ओवेरियोल को साधे रखता है, साधे रखने का कार्य करता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और फिर दूसरा भाग है जर्मेरियम, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। उसके नीचे का भाग है, उसके पीछे छोटा सा बहुकोशिकीय भाग होता है, ये जर्मेरियम। और इसी में ओगोनिया बनते हैं। पूछा जाए ओगोनिया का निर्माण कहाँ होता है, तो जर्मेरियम के अंदर ही ओगोनिया का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। और ओगोनिया जो होते हैं ये वृद्धि करके या ग्रोथ करके oocytes या अंडकों के रूप में बनकर पीछे की ओर खिसकते रहते हैं। यानी ओगोनिया ही वृद्धि करते हैं और oocytes बन जाते हैं और oocytes बनकर पीछे की तरफ खिसकते रहते हैं। फिर अगला भाग है वाइटेलेरियम, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है वाइटेलेरियम। ये पीछे का एक लंबा भाग होता है और इसमें अंडक या oocyte जो होते हैं ये कतारों में होते हैं, लाइनों में अंडक लगे रहते हैं या oocyte से लगे होते हैं। और फिर अगला भाग है एग चैम्बर। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसे एग चैम्बर कहा जाता है और ये पीछे का चौड़ा एवं अंडाकार भाग होता है। जो एग चैम्बर है कैसा भाग है? अंडाकार भाग होता है और इसमें एक बड़ा परिपक्व अंडाण भी होता है, यानी इसमें एक बड़ा सा अंडा भी या अंडाणु भी पाया जाता है। और अगला भाग है पेडिसल या डंठल। पेडिसल या डंठल ये वाला भाग जो होता है ये पेडिसल या डंठल कहलाता है और ये सबसे पीछे का भाग होता है, सबसे पीछे का, जो अंडवाहिनी से या ओविडक्ट से जुड़ा हुआ होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है अंडवाहिनियां अथवा ओविडक्ट्स। तो प्रत्येक ओर के 8 ओवेरियोल, जो 8 ओवेरियोल्स हैं, ये 8 ओवेरियोल्स अपनी तरफ की अंडवाहिनी अथवा ओविडक्ट में खुलते हैं, या कह लीजिए कि जो एग चैम्बर है ये जहां पर मिलते हैं इसे ही अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहा जाता है। तो यह छोटी किंतु चौड़ी नलिका होती है। जो ओविडक्ट है या अंडवाहिनी है छोटी होती है लेकिन चौड़ी नलिका होती है और इसकी दीवार मस्कुलर होती है, पेशीय होती है। और दोनों तरफ की जो अंडवाहिनियां हैं ये 7वें खंड में मध्य रेखा पर योनि में खुलती हैं। यानी दोनों जो अंडवाहिनियां हैं जहां पर मिलती हैं
इस मिलने के स्थान को कॉमन ओविडक्ट कहा जाता है। कॉमन ओविडक्ट अथवा कॉमन ओविडक्ट को आप योनि या वैजिना भी कह सकते हैं, यानी जहां पर दोनों अंडवाहिनियां मिल रही हैं उसे कॉमन ओविडक्ट अथवा वैजिना भी आप कह सकते हैं। और इसे सामान्य अंडवाहिनी भी कहा जाता है, क्योंकि कॉमन ओविडक्ट इसका नाम है, इसलिए हिंदी में सामान्य अंडवाहिनी भी आप कह सकते हैं। योनि मादा जनन छिद्र के द्वारा जनन वेश्म में खुलता है। जो योनि है ये मादा जनन छिद्र के द्वारा जनन वेश्म यानी जेनाइटल चैम्बर में खुलता है, और मादा जनन छिद्र 8वें उदर खंड के स्टर्नम पर एक पतली दरार के रूप में होता है। फिर अगला है जनन वेश्म अथवा जेनाइटल चैम्बर। तो जो जेनाइटल चैम्बर है या जनन वेश्म है, इसका पिछला भाग ऊथीकल चैम्बर कहलाता है। जो उसके पीछे का भाग है उस पीछे के भाग को ऊथीकल चैम्बर कहा जाता है। और इसी कक्ष में, यानी किस कक्ष में, तो जेनाइटल चैम्बर में या इसी कक्ष में, चाहे कक्ष कहो चाहे चैम्बर कहो, तो इसमें अंडों के चारों ओर अंड कवच या ऊथीका का निर्माण होता है। जो अंडे होते हैं उसके चारों तरफ कवच बनता है या उसी कवच को ऊथीका कहा जाता है, तो इसका निर्माण होता है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है गोनापोफिसिस। तो जनन वेश्म जो है या जेनाइटल चैम्बर जो है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो जेनाइटल चैम्बर है इसमें मादा जनन छिद्र के चारों ओर 3 जोड़ी काइटिन के बने गोनापोफिसिस होते हैं, 3 जोड़ी। और ये जनन छिद्र के पश्च एवं पृष्ठ तल पर ओविपोजिटर का कार्य करते हैं। किसका? ओविपोजिटर का कार्य करते हैं। और निषेचन के बाद अंडों को ऊथीकल चैम्बर में पहुंचाते हैं। जैसे ही निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद में जो अंडे होते हैं उसको ऊथीकल चैम्बर में पहुंचा देते हैं। फिर अगला पार्ट है शुक्रग्राहिका। जो शुक्रग्राहिकाएं हैं इन्हें स्पर्मेटिकी कहा जाता है या स्पर्मेटिका कहा जाता है। और शुक्रग्राहिका इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये शुक्राणुओं को ग्रहण करती हैं, यानी जो स्पर्मेटिका है ये शुक्राणुओं को स्टोर करके रखती है, स्पर्म को स्टोर करके रखती है, इसीलिए इसको शुक्रग्राहिका कहा गया है। तो शुक्रग्राहिकाएं एक जोड़ी सफेद व मुगदर के आकार की संरचनाएं होती हैं। जैसे मुगदर होता है वैसी ही संरचनाएं होती हैं, मुगदर जैसी और सफेद सी होती हैं। और बाईं शुक्रग्राहिका दाहिनी की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। जो बाईं वाली है वो दाहिनी की तुलना में अधिक बड़ी होती है स्पर्मेटिकी। और दोनों शुक्रग्राहिकाओं से एक एक वाहिनी निकलती है जो परस्पर आपस में मिल करके, परस्पर यानी आपस में मिल करके एक छिद्र द्वारा जेनाइटल चैम्बर या जनन वेश्म में खुलती है। और यह छिद्र शुक्रग्राहिका अंकुर कहलाता है या स्पर्मेटिकल पैपिला कहलाता है या स्पर्मेटिकल पैपिला पर स्थित होता है। और शुक्रग्राहिका में नर काकरोच से आए हुए शुक्राणु संचित रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जो स्पर्मेटिका है इसमें क्या होता है, जो नर काकरोच से शुक्राणु आते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है कोलेट्रियल ग्रंथियां। जो कोलेट्रल ग्रंथियां हैं या कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं ये मादा जनन अंगों के साथ एक जोड़ी चमकीली रंग की बहुशाखित नालाकार होती हैं। कैसा होता है? मादा जनन अंगों के साथ एक जोड़ी चमकीली रंग की बहुशाखित यानी ब्रांचेज होती, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड्स है और ये राइट कोलेट्रल ग्लैंड्स है। जो लेफ्ट वाली है थोड़ा बड़ी दिखाई गई है, जो राइट वाली है थोड़ा सा छोटी दिखाई गई है। मतलब दाहिनी ओर की जो ग्रंथि है वो बाईं ओर की ग्रंथि से छोटी होती है और दोनों ग्रंथियों से एक वाहिनी निकलती है। दोनों ओर की वाहिनियां मिलकर के एक उभयनिष्ठ छिद्र के द्वारा जनन वेश्म या जेनाइटल चैम्बर के पृष्ठ तल पर खुलती हैं। और बाईं ओर की कोलेट्रल ग्रंथियों में प्रोटीन का विलयन भरा रहता है। जो बाईं तरफ की कोलेट्रियल ग्रंथियां हैं इन ग्रंथियों में प्रोटीन का विलयन भरा रहता है। और जो दाहिनी ओर की कोलेट्रल ग्रंथि होती है तो दाहिनी ओर की कोलेट्रल ग्रंथि में डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल भरा रहता है। डाईहाइड्रोक्सिल
फिनाइल भरा होता है और इसी के स्राव से ऊथिका की भित्ति बन जाती है। अब मादा जननांगों की कार्यकी को समझ लेते हैं, अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जान लेते हैं। तो ओवेरियोल के अगले सक्रिय भाग में अंडाणु बनते हैं जो परिपक्व होने के साथ साथ नीचे की ओर खिसकते रहते हैं और इसके बाद प्रत्येक ओवेरियोल के पश्च सिरे पर सबसे बड़ा तथा पूर्ण परिपक्व अंडाणु होता है। अंडाणु के आकार में वृद्धि यौग के जमा होने के कारण होती है, इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें यौग जमा हो जाता है। चलिए अब कॉकरोच में जनन कैसे होता है और इसका जीवन चक्र कैसे चलता है समझा देते हैं। तो कॉकरोच में जनन काल अथवा रिप्रोडक्टिव पीरियड मार्च से सितंबर के बीच में होता है। जो जनन काल होता है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, वो मार्च से सितंबर के बीच में होता है। और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो मादा कॉकरोच अथवा फीमेल कॉकरोच एक विशेष प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है और इसी स्राव के कारण जो मेल कॉकरोच होता है, जो नर कॉकरोच होता है, वो आकर्षित होता है और आकर्षित होकर मादा के पास में पहुंच जाता है। मतलब कॉकरोच में जनन के लिए सेक्स अट्रैक्शन होता है या सेक्स अट्रैक्शन के लिए एक विशेष सिक्रीशन होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, अर्थात कॉकरोच में लिंग आकर्षण या सेक्स अट्रैक्शन पाया जाता है। कॉकरोच में मैथुन अथवा कॉपुलेशन प्रायः रात्रि के समय अंधेरे स्थानों में होता है। जो कॉकरोच होता है इसमें मैथुन प्रायः रात्रि के समय होता है, अंधेरे स्थानों में होता है। और मैथुन के समय नर एवं मादा कॉकरोच अपने पश्च सिरों के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, जब कॉपुलेशन करना होता है, जब मैथुन करना होता है, तो मैथुन के समय नर और मादा कॉकरोच जो होते हैं ये अपने पश्च सिरों के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अतः इनके सिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक का सिर इधर तो दूसरे का सिर इधर होता है, इसीलिए कहा गया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और नर का जो टिटिलेटर होता है, नर का टिटिलेटर मादा की गाइनोवैल्व्यूलर प्लेटों को इधर उधर हटा देता है और हटाकर जनन कक्ष या जेनाइटल चैम्बर को खोल देता है। और जब जेनाइटल चैम्बर खुल जाता है तो नर के जो फेलोमियर्स होते हैं या मेल के जो फेलोमियर्स होते हैं वो फीमेल के जनन वेस्ट में घुस जाते हैं या जेनाइटल चैम्बर में घुस जाते हैं। इसके बाद में स्यूडोपेनिस जो होता है, स्यूडोपेनिस मादा जनन छिद्र में प्रवेश करके अनुप्रस्थ दिशा में घूम जाता है। जब मादा जनन छिद्र में प्रवेश करता है तो अनुप्रस्थ दिशा में घूम जाता है, जिससे संपर्क जो होता है वो संपर्क अधिक घनिष्ठ हो जाता है। और इसके अतिरिक्त मादा के दोनों पृष्ठ फैलोमेयर्स नर के दाहिने फैलोमेयर्स को पकड़ लेते हैं। जो मादा के दोनों पृष्ठ फैलोमेयर्स होते हैं ये नर के जो दाहिने फैलोमेयर्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और मादा का अधर फैलोमेयर नर के जनन छिद्र को खोल देता है। और जब जनन छिद्र खुल जाता है तो स्पर्मेटोफोर निकलकर मादा के शुक्रग्राहिका पैपिला पर चिपक जाते हैं। यानी जो मादा की शुक्रग्राहिका या स्पर्मेटिकल होती है, स्पर्मेटिकल पैपिला जो होती है उसी से जाकर के वो चिपक जाते हैं स्पर्मेटोफोर। और नर की फैलिक ग्रंथि जो होती है, फैलिक जो ग्लैंड होती है, इसके द्वारा पदार्थ स्रावित होता है और स्पर्मेटोफोर पर एक बड़ा रक्षात्मक आवरण बनाता है। जो पदार्थ स्रावित होता है वो एक आवरण बनाता है और स्पर्मेटोफोर लगभग 1 घंटे तक स्पर्मेटिका पैपिला से चिपका रहता है या स्पर्मेटिकल पैपिला से चिपका रहता है या शुक्रग्राहिका पैपिला से चिपका रहता है। कितनी देर तक? लगभग में 1 घंटे तक। अब जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्मेटोफोर से बाहर निकलकर, मतलब जो स्पर्म है वो अब स्पर्मेटोफोर से बाहर निकल आते हैं और शुक्रग्राहिका या स्पर्मेटिका में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। मैथुन क्रिया लगभग 1 घंटे अथवा उससे कुछ अधिक चलती रहती है। यानी जो कॉकरोच होता है इसमें जो मैथुन क्रिया है, जो कॉपुलेशन होता है, वो लगभग में 1 घंटे तक चलता है या उससे थोड़ा सा अधिक चलता है। और इसके बाद में नर व मादा कॉकरोच अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं।
फिर निषेचन और अंड कवच का निर्माण होता है, यानी फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका होती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, निषेचन मादा के जेनाइटल चैम्बर में होता है। जो मादा का जेनाइटल चैम्बर है, उस जेनाइटल चैम्बर में निषेचन होता है, और दोनों अंडाशयों के प्रत्येक ओवरियोल जो होते हैं, जो दोनों अंडाशय होते हैं, जो दोनों ओवरीज होती हैं, उनके प्रत्येक ओवरियोल में से एक एक परिपक्व अंडाणु एकांतरित क्रम में सामान्य अंडवाहिनी में पहुंचता है या ओविडक्ट में पहुंचता है। यानी दोनों अंडाशयों से एक एक जो यानी प्रत्येक ओवरियोल से एक एक परिपक्व अंडाणु निकलकर ओविडक्ट में पहुंच जाता है, और अंत में सभी अंडाणु जेनाइटल चैम्बर में एकत्रित हो जाते हैं। जब सभी धीरे धीरे करके आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये दो पंक्तियों में विन्यासित होते हैं, यानी दो लाइनों में लग जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 8 अंडाणु होते हैं, हर एक पंक्ति में 8 अंडाणु दिखाई देते हैं, और स्पर्मेटिका से आए हुए जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, इन अंडों का निषेचन करते हैं। जब वहां अंडे पंक्ति में लग गए हैं, 8 अंडाणु होते हैं, तो क्या करते हैं, जो स्पर्मेटिका से अंडाणु शुक्राणु आए हैं, ये शुक्राणु इन अंडों का निषेचन करते हैं, और इसके बाद दाहिनी कोलेट्रियल ग्रंथि से डाईहाइड्रोक्सिल फिनाल तथा बाई ग्रंथि से प्रोटीन विलयन जेनाइटल चैम्बर में एकत्रित होता है। जब निषेचन हो जाता है तो क्या बताया गया है कि दाहिनी कोलेट्रल जो ग्रंथि होती है, इससे डाईहाइड्रोक्सिल फिनॉल, और जो बाई ग्रंथि होती है, इससे प्रोटीन विलयन जेनाइटल चैम्बर में एकत्रित होता है या इकट्ठा होता है, और पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इस मिश्रण में स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण होता है। इसकी उपस्थिति में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नामक जो एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में इस मिश्रण में स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण होता है, और ये जो स्क्लेरोप्रोटीन होती है, ये अंडों के चारों ओर एक कड़ा आवरण बनाती है। इस कड़े आवरण को अंड कवच कहा जाता है, अथवा इसे ही ऊथिका कहा जाता है, ऊथिका। और कोलेट्रियल ग्रंथि के स्राव से या स्राव के जमा होने से ऊथिका अधिक सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। प्रत्येक ऊथिका स्त्रियों के बटुए या मनी बैग के आकार जैसा होता है। जैसे स्त्रियों में बटुए होते हैं, बिल्कुल मनी बैग जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का होता है। यह लगभग 8 मिलीमीटर लंबा होता है, 8, और दीर्घायत यानी ऑब्लॉन्ग होता है। इसके जो बाहरी पृष्ठ के किनारे होते हैं, उस पर आरी जैसे दांत बने रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। इसके बाहरी पृष्ठ के किनारे पर महीन आरी के समान दांत होते हैं, जैसे आरी होती है, बिल्कुल उसी तरह से दांत होते हैं। और इसकी बाहरी सतह पर 8 उभार होते हैं, 8 उभार, जो अंडों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जो उभार हैं, ये दर्शाते हैं कि अंडे हैं। अतः ऊथिका में 16 अंडे होते हैं, जो पंक्तियों में ठीक उसी प्रकार से विन्यासित रहते हैं। 16 अंडे कैसे विन्यासित रहते हैं, जैसे मैंने बताया, 8 आगे और 8 ठीक उसी प्रकार से पीछे, यानी जैसे सिगरेट का केस होता है, उसमें सिगरेट रहती हैं, एक इधर एक इधर, बिल्कुल उसी तरह से। तो प्रारंभ में ऊथिका कोमल व सफेद रंग का होता है। जब शुरुआत होती है इसकी, तो कोमल होता है, सफेद रंग का होता है ऊथिका। लेकिन वायु के संपर्क में जब आता है, हवा के संपर्क में जब आता है, तो धीरे धीरे कड़ा एवं चॉकलेटी रंग का हो जाता है, कड़ा हो जाता है और चॉकलेटी रंग ले लेता है। ऊथिका के बनने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अगर पूछा जाए ऊथिका कितने समय में बनता है, तो लगभग में 24 घंटे का समय लगता है जब ऊथिका बन जाता है। और पूर्ण निर्मित ऊथिका मादा के जेनाइटल चैम्बर से थोड़ा बाहर निकला रहता है। अगर पूरी तरह से निर्मित हो गया है ऊथिका, तो मादा का जो या फीमेल का जो जेनाइटल चैम्बर होता है, उसे थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, और 10वें उदर खंड की टर्गल तथा एक्सटर्नल जो प्लेटें होती हैं, उसे स्थान साधे रखती हैं या उसी स्थान पर बनाए रखती हैं। मादा का आक्रोच कई दिनों तक ऊथिका को इसी तरह से लेकर घूमती रहती है। जो मादा काकरोच होती है, वो कई दिनों तक ऊथिका को इसी तरह से लिए घूमती रहती है। किंतु
अंत में उसे किसी सूखे या अंधेरे वहीं पर उसको छोड़ देती है। और एक काकरोच से उसके जीवन काल लगभग में कितना होता है अगर पूछा जाए तो 3 से 3.5 वर्ष का। तो एक काकरोच से उसके जीवन काल में 10 से 15 ऊथिकाएं बनती हैं, यानी 3 से 3.5 वर्ष में 10 से 15 ऊथिका बनते हैं। अब इसके भ्रूण परिवर्धन, जीवन चक्र एवं कायांतरण को समझ लेते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल एंड मेटामॉर्फिस को समझ लेते हैं। तो ऊथिका के अंदर काकरोच का भ्रूण विकास होता है। जो ऊथिका है इसके अंदर काकरोच का भ्रूण विकास होता है और वर्धन में कई सप्ताह का समय लग जाता है, यानी कई सप्ताह तक ये बड़े अंदर ही अंदर होते रहते हैं। और भ्रूण विकास के अंतर्गत ब्लास्टुला अवस्थाएं आती हैं और अंत में निम्फ का निर्माण होता है। निम्फ रचना में वयस्क काकरोच के समान होता है, किंतु यह प्रौढ़ की अपेक्षा बहुत मोटा होता है। प्रारंभ में इसका रंग हल्का पीला सा होता है और इसके शरीर पर पंख नहीं होते हैं। पीले रंग का बाह्य कंकाल वायु के संपर्क में आने पर गहरा भूरा हो जाता है। निम्फ प्रावस्था लंबी होती है। लंबी का मतलब है कि लगभग में 6 माह से 2 साल तक की होती है। और इस काल में शिशु खूब खाता ही रहता है और तेजी से बढ़ता जाता है। जब खूब खाएगा तो तेजी से बढ़ेगा और इसमें लगभग 10 बार निर्मोचन होता है या 10 बार मॉल्टिंग होती है। और 10वें निर्मोचन के बाद काकरोच वयस्क बन जाता है और इसमें पंख निकल आते हैं और जननांग भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।